हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका हमारा पहला पार्ट हो चुका है। तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे किस तरीके से काम करता है सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। कुछ मैंने आपको मेथड भी बताए थे किस तरीके से हमें स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो जो मेथड थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हर एक मेथड है, हर एक जो शॉर्ट में जो हम तरीका निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने का, वो हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ना हो। हमें पता होना चाहिए कि ये अगर ट्रिक्स हमने सीखी है, 3 ट्रिक अगर हमने सीखी है, तो पहली किस पे लगेगी, दूसरी किस पे लगेगी और तीसरी किस पे लगेगी, कौन सी ट्रिक कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार आप जाते हैं शॉर्ट ट्रिक करने के लिए कि ये मेथड अपनाता हूँ, यही शॉर्ट ट्रिक मैंने सीखी है, लेकिन ये जो मेथड होता है वो आपको सबसे लंबा पड़ जाता है ना। तो इस तरीके से सवालों को आपको नहीं करना है, पहले समझना है कि कौन से मेथड को कहां पे अप्लाई करना है। अगर ये चीज समझ गए तो आपके ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपका जो सवाल है वो छोटा सा हो जाएगा और उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं और कुछ बता दूं। जो लास्ट मेथड था हमारा वो था इफेक्टिव परसेंटेज निकाल के किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम निकालते थे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से था वो मेथड। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम बताएंगे कि उस मेथड की लिमिटेशंस क्या हैं और उसको कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कहाँ पे उसको अप्लाई करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। देखो, मैंने बताया था कि x% की ब्याज वो दे रखी है, ब्याज दर पहली साल लग रहा है x%, दूसरे साल लग रहा है y%, और मान लो बाद में भी लग रहा है, 2 ही साल का मान के चलूं मैं, पहले साल लग रहा था x%, दूसरे साल लग रहा है y%। तो हम इफेक्टिव परसेंट रेट निकालते थे, इफेक्टिव रेट निकालते थे कि ओवरऑल अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो रेट क्या होगी, ये होगी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये होता था। ये क्या होता था, अगर ये परसेंटेज में निकाल दो, अगर मेरे को दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट p, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। जैसे मैंने माना कि ये है 10% और ये भी है 10%, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 10-10% हैं, तो हमारी कितनी आ जाएगी इफेक्टिव रेट, 10 प्लस 10 प्लस ये 10 100 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, तो यानी 100 बटे 100, तो ये आ जाएगी 21%। तो यहाँ पे जब इसने क्वेश्चन मेरे को दे रखा था कि पहले साल भी 10% की ब्याज दर लग रही है, दूसरे साल भी 10% की लग रही है, या फिर ऐसे कह दिया कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए जबकि ब्याज दर हो हमारी 10%, तो हमें 10% अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, हम सीधा ही जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 21% से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, इसमें ये जो वैल्यू है xy/100, ये बताती है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है उसको ये बताती है। मैंने क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट तो कितने भी सालों चलता रहे वो हमेशा सेम रहता है। अगर पहले साल 10 रुपए है तो अगले साल भी 10 रुपए होगा, तीसरे साल भी 10 रुपए होगा, हमेशा वो 10-10 रुपए ही चलता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि वो कंपाउंडली काउंट होता है, हर साल उसके लिए प्रिंसिपल बदल जाता है, इसीलिए वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा, रेट आपको दे रखी है, तो ये जो है 2 साल के लिए ये क्या होगा आपका, वो अंतर होगा जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अंतर है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर। ठीक है, अब ये चीजें मैंने बताई थी आपको, अब ये चीज हो गई। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये मेथड आपको अप्लाई कहां नहीं करना है। ठीक है, देखो, मेथड तो फेल नहीं होगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। मेथड तो क्या है, मेथड जब है आपको किसी तरीके का, मैंने ऐसा तो बताया नहीं है कि कुछ ऐसा ही कर दिया कि कुछ गायब कर दिया, ऐसा नहीं है। मेथड सब जगह सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर हमें कैलकुलेशन ही लंबी करनी थी तो हम फॉर्मूले से ही कर लेते, जिसमें हम लिख रहे थे कि a = p × 1 + r/100⁴n, उससे ही कर लेते। लेकिन उससे नहीं करना है, कैलकुलेशन ही तो छोटी करनी है। अगर मैं दे दूं कि पहले साल 16 सही 2/3% की रेट है, दूसरे साल 12 सही 1/2% की रेट है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये भी हो गया 16.66, ये हो गया 12.5, इनकी मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा, इस फॉर्मूले में लगाइए, ये दोनों जोड़ लेंगे, आराम से जुड़ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 100 का भाग दीजिए, कितना आपका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके का जो सवाल है उसमें आप ये मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे इफेक्टिव रेट परसेंटेज का। जब आपके पास सीधा सीधा दे रखा हो 4%, 5%, 7%, 9%, 10%, 12%, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, यहां से आप ये चीज निकाल सकते हैं, CI निकाल सकते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल ही सकते हैं, किस तरीके से निकलेगा। तो आप ये चीजें निकाल सकते हैं इस मेथड से, लेकिन हर एक मेथड की कुछ क्वालिटी होती है और कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। जब इस तरीके का सवाल आए तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रेट है आपकी, मैं वापस लिख दूंगा और एक नए मेथड की ओर चलते हैं और उस मेथड का देखते हैं क्या यूज रहेगा हमारे कॉन्सेप्ट को समझने में, सवालों को करने में, ठीक है। तो वो चीज देखिए देखिए कोई भी वीडियो है, कोई भी टॉपिक आप देखें तो उसका पहला पार्ट सबसे पहले देखें, उसके बाद दूसरा, तीसरा। मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 पार्ट के अंदर हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है हर टॉपिक का वो हो जाए। ये हमारा टॉपिक क्या है, थोड़ा सा लंबा है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग तरीके के सवाल हैं, फिर इंस्टॉलमेंट के सवाल आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जिनको मैं सिर्फ 2 वीडियो में या 1 वीडियो में ही उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, उसके बाद हमारा सीधा सवाल आ जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे हम। तो अभी मैंने क्या बोला कि रेट अगर दे रखी है, मान लो 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2% और 2 साल का आपको निकालना है ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल ये तो हो गई रेट्स R1, ये हो गई R2 और टाइम तो आपको दिख ही रहा है, टाइम यहाँ पे 2 साल का है, 2 इयर्स, ठीक है। भाषा में लिख के क्या करना है, सवाल समझना है। और प्रिंसिपल दे रखा है आपको, मान लीजिए यहाँ पे 6000 रुपये दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 6000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। और नहीं भी दे रखा हो तो अगर आपको कई बार सीधा ही दे देगा कि आपका जो अमाउंट है और जो प्रिंसिपल है उनके बीच में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने जब आपको बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमेशा परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट रखिए, परसेंटेज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 16 से ही 2/3% को हम क्या लिखते हैं भिन्न में 1/6 और 12.5% को लिखते हैं 1/8। ये बात क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, ये जो चीज है ये क्या बताती है। हर एक बार मैंने बताया है आपको कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ऊपर क्या है, उस पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर प्रॉफिट या लॉस है तो नीचे वाला हमेशा किसको डिपेंड करेगा, नीचे वाला बताएगा हमारा कॉस्ट प्राइस को। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। यहां पे हमारी रेट दे रखी है, रेट दे रखी है, ब्याज दर दे रखी है, तो ब्याज किस पे लग रहा है, हमेशा मूलधन पे लग रहा है। तो नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल को बताएगा, नीचे वाला किसको बताएगा, प्रिंसिपल को बताएगा, ठीक है। प्रिंसिपल हालांकि एक ही है लेकिन ये बात बता रहा है, ये ब्याज है, ये अलग ब्याज है, दोनों ब्याज दर अलग है ना। तो ये प्रिंसिपल को बताएगा, ऊपर वाला ब्याज को बताएगा। तो मैं एक बात बताऊं, पहले साल क्या होता है, 6 रुपए पे 1 रुपया ब्याज लगता है, यही बताना चाह रहा है। ये रेट ये बताती है कि 6 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज 1 साल बाद मिलेगा, ओके। और ये रेट बताती है कि 8 रुपए पे 1 साल बाद 1 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर ब्याज 6 पे 1 मिलेगा तो पैसा कितना मिलेगा, 7 रुपए मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखूं 5 प्रिंसिपल लिख दूं प्रिंसिपल और यहां पे लिख दूं अमाउंट, ठीक है, जो मिलने वाला है। तो पहले साल क्या हुआ, फर्स्ट ईयर, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे इससे भी आपके बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा मेथड है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन से बताऊंगा, समय आने दो। एक बार देखिए 6 का 1 साल में कितना हो गया, 7। दूसरी चीज देखिए, दूसरे साल क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या होता है, 8 रुपए बढ़ के 1 रुपया जुड़ गया, 9 रुपए हो गए। ये बात ठीक है। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि पहले साल 6 रुपया 7 रुपए में बदल गया, ठीक है। दूसरे साल 8 रुपया 9 रुपए में बदल गया। तो इन दोनों को आप अगर निकालें तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 48 रुपया जो है 2 साल बाद 7 कितना हो गया, 7 में 63 में बदल गया। ये चीज जो है यही बता रही है, यानी कि अगर मूलधन 48 रुपये रहा होगा तो वो 63 रुपये में बदल जाएगा 1 साल में। अगर ये कहीं पे भी कटता है तो इसको काटिए। मैं तो इसको पहले भी काट सकता था, देखो यहाँ से 3 से काटता, यहाँ 2 आता, यहाँ 3 आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में काटें तो बाद में काट लें, आपको कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काटा, मान लो किससे काटा, 3 से काटा, 16 3 48 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 21, 16 रुपए 21 रुपए में बदल गया। ये बात कहने का है मतलब है। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा है, यहाँ पे मैंने अगर पूछ लिया CI, क्वेश्चन का मैं पूछ लेता है, कुछ भी पूछे, अगर ये यहाँ पे CI पूछ ले, यहाँ पे आपको अमाउंट पूछ ले 2 साल बाद, तो आप कोई सी भी चीज बता सकते हैं। लेकिन इस मेथड में एक चीज नहीं बता सकते,
अगर आपसे पूछ ले कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकालो, फिर इससे निकालो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दो, उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में से उसको घटा देना है। ठीक है, पहले वाले जो हमारे फॉर्मूले थे उसमें डायरेक्टली निकल जा रहा था। ठीक है, लेकिन यही तो बात है, यही तो बात समझने की है कि सवाल में क्या तो दिया है, क्या पूछा है, कौन से मेथड से कौन सी चीज आसानी से निकल जाती है और कौन सा मेथड हमारे लिए शॉर्टेस्ट होगा वहां पे पहुंचने के लिए। इस चीज को समझने के लिए, इसको एकदम आपके रूटीन में लाने के लिए आपको समय लगेगा, बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 300 सवाल करेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से सवाल कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए। मैं भी आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा प्रीवियस ईयर के एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में आए हुए सवाल। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल है 6000 रुपए, मैंने निकाला कि 16 रुपए है, 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 6000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000 बटे 16 आ जाएगी। ठीक है, और अगर पूछी है हमें किसकी वैल्यू, सीआई की, तो सीआई यहाँ पे कितना है, 21 बन गया, 16 से 21 बन गया, तो कितना हो गया सीआई, सीआई हो गया 21 में से 16 निकालोगे आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट जो है सीआई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू ही तो आपको निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इसको 5 से गुणा कर दो, यही आपका क्या आ जाएगा, सीआई आएगा। इसको आप गुणा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को डिवाइड देंगे, 4 से काट लो पहले, 15 चौके 60, 4 चौक 16, तो 15 को फिर 4 को काट लो 100 को, तो 25, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 गुणा 25 गुणा 5। ठीक है, 15 पा 75 और 25 से गुणा कर दो इसको, तो 25 पंजे 125, 12 सिर्फ 25 सत्ते 175 और 12 कितना हो जाएगा 187, तो 1875 रुपए आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करता है कितनी फास्ट है। देखो गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन गुणा भाग आपको पॉइंट्स में ना करना पड़े, आपको भिन्न में ना करना पड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा आपका एफिशिएंट हो जाए कैलकुलेशन, उस तरीके से आपको सवाल को करना है। एक बार फिर से मैं इस मेथड को थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या किया मैंने, सीधी सीधी आपको रेट दे रखी थी, पहली साल ये, दूसरी साल ये, तो मैंने इसको क्या करा, फ्रैक्शन में बदला। यानी कि फ्रैक्शन में जब बदलते हैं, मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज फ्रैक्शन में आती है तो नीचे वाली चीज बताती है उस चीज को जिसपे वो कैलकुलेशन होती है। जब बात आती है रेट की, जब ब्याज दर की बात आती है, तो नीचे क्या आना चाहिए, जिसके ऊपर ब्याज काउंट होगा। ब्याज किस पे काउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी कि मूलधन पे होगा। तो ये तो आपका आ गया मूलधन। तो मूलधन क्या हुआ, पहले साल क्या हुआ, 6 रुपए में 1 रुपए का ब्याज मिला, यानी 6 रुपए 7 रुपए हो गया। दूसरे साल क्या हुआ, 8 रुपए पे 1 का ब्याज, यानी 8 रुपए 9 रुपए हो गया। दोनों को हमने कैलकुलेट किया, गुणा किया, इधर का इधर उधर का उधर, तो हमारे पास आया कि 16 रुपए अगर प्रिंसिपल होता तो वो इन ब्याज दर से 21 रुपए हो जाता। लेकिन उसने कहा है कि 16 रुपए नहीं है, वो है 6000 रुपए। तो मैंने 16 यूनिट को 6000 से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमें फाइनली निकालना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। हमने यूनिट्स में देखा तो वो 5 यूनिट था, और हमने कैलकुलेट करके देखा तो 1875 आ गया। तो ये हमारा मेथड रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से इन सवालों को करें। अब इस मेथड की मैं आपको बताता हूं, लैंग्वेज में लिखिए, यही मेथड नोट डाल के लिख लो, चाहे उन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा जहां पे आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, रेट जो है वो सही बट्टा में इसमें दे रखी है। ठीक है, और आपसे ज्यादा वैसा एसआई और सीआई के बीच का अंतर नहीं निकालना है, ज्यादा चीजें नहीं पूछी। अगर इसमें पूछ लेता दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो आप इस मेथड से ना करें। मैं आगे एक मेथड और आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उससे करें। ठीक है, इससे रिलेटेड 1-2 सवाल आपके और करा देता हूं मैं। ठीक है, सवाल है, मान लीजिए दे रखा है कि रेट जो है आपकी है 16 सही 2/3%, और टाइम दे रखा है आपका 3 साल, और प्रिंसिपल है आपका 21,600 रुपए। तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी मेथड से आप करने की कोशिश करा कि रेट जो है वो दे रखी है 16 सही 2/3%, टाइम दे रखा है आपका 3 साल। ठीक है, और तीसरी चीज दे रखी है प्रिंसिपल, वो दे रखा है 21,600 आपका ये दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सीआई आपको निकालना है। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन की भाषा कैसे भी रखे, जो डेटा होगा वो तो यही रहेगा।
मैं आपको इस तरीके से दे दूं कि भाई मोहन 21,600 रुपये सोहन को 3 साल के लिए 16/2/3% की ब्याज दर से देता है, तो उसने कितना ब्याज के रूप में उसको पैसा मिला, ये बात भी पूछ सकता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, डेटा चेंज होता रहेगा, ठीक है। डेटा पता होना चाहिए कि डेटा को इस्तेमाल कैसे करना है, कौन से मेथड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्याज दर दे रखी है 16/2/3% की और 3 साल के लिए दे रखी है, तो मैं इफेक्टिव रेट परसेंटेज वाला मेथड नहीं अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो पॉइंट्स में है और पॉइंट्स की जो रेट है उसको कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट से तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, आपने किया होगा सवाल, पॉज करके खुद करें, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो 16/2/3% को मैं लिखूंगा 1/6। डेफिनेटली अगर आपको ये याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। परसेंटेज में मैंने बोला था याद करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गए। हर बार ये जो क्वेश्चंस हैं हर बार आपको ये याद करने पड़ते हैं। 1/1 से लेके 1/20 तक की जो फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में बदलना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो प्रतिशत का आप पहला दूसरा वीडियो जाके देखें, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो रेट है वो क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि अगर प्रिंसिपल 6 रुपए होता, अगर प्रिंसिपल 6 रुपए होता तो साल भर बाद उस पे 1 रुपए का ब्याज मिलता, ठीक है। 6 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलता, यानी कि अगर मैं पहली साल की बात करूं, फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा, पहले साल अगर 6 रुपया था 7 रुपए में बदल गया। दूसरी साल रेट क्या है, दूसरी साल भी सेम रेट है यानी 6 रुपए 7 रुपए में बदल जाएगा, और तीसरी साल भी रेट क्या है, यही है, यानी 6 रुपए 7 रुपए में बदल जाएगा। आपका तो अब की बार कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा आ गया। तीनों को गुणा करो, 6 6 6 6 की क्यूब कितनी होती है, 216, ठीक है, और 7 की क्यूब कितनी होती है, 329, तो ये आ गया। तो 216 रुपए 329 रुपए में बदल जाएंगे। अगर आप ये ब्याज दर लगाते हैं कंपाउंडली, जो कि ये है, ठीक है, जब भी सवाल में आपको नहीं दे रखा हो कि रेट क्या है, हाफ ईयरली अगर नहीं दे रखा है तो आपको हमेशा एनुअली ही उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाफ ईयरली के सवाल और रेट कैसे निकालते हैं ये वाले सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके अगले वीडियो में हमारे इंस्टॉलमेंट के सवाल चलेंगे। तो इस वीडियो में आप ये देखिए कि अगर आपको रेट दे रखी है तो वहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये वाले जो सवाल हैं किन किन मेथड से किस तरीके से घुमा के देता है ये सब हम इसमें करेंगे। तो 216 रुपए जो कि है प्रिंसिपल, ये बदल जाएगा 3 साल बाद 329 रुपए में, ये बात हमें समझ में आई। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 216 के आगे 2 जीरो हैं यानी कि 21,600, तो 216 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है, 21,600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा ही दिख रहा है 100 आ गए। तो यहां से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों के बीच का अंतर, 329 में से 216 निकालिए, 329 में से 216 निकालिए, वो क्या आएगा, CI आएगा यूनिट्स में, जैसे हमने कैलकुलेट किया है। कितना आ गया, 3, 1 और 1, ठीक है, यही आएगा 113। 113 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 113 यूनिट यानी कि 11,300। तो यही क्या है, यही हमारा आंसर है। ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CI को। तो CI कितना हो जाएगा, 11,300 रुपए। कितने साल में, 3 साल में। कितने ब्याज दर से, 16/2/3% की ब्याज दर से इतना इसका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। मैंने एक आपको बता दिया है, 3 अगर अलग अलग रेट होती है तो भी आपको पता चल गया। चलो ये 1 साल का कर लिया, 3 साल का कर लिया, 2 साल का कर लिया। एक सवाल और करते हैं 3 साल का। तो अगला सवाल है हमारा कि अगर 7 साल में के लिए कोई व्यक्ति किसी को ब्याज के ऊपर पैसा देता है, पहले 2 साल के लिए उस पे ब्याज की जो दर है वो लगती है 20% के हिसाब से, दूसरे साल आगे वाले 3 साल के लिए यानी तीसरे, चौथे और 5वें साल के लिए लगती है 11 से ही 1/9% की दर से, और उसके बाद बचे हुए सालों के लिए यानी कि 2 साल बचे तब लगती है 16 से ही 2/3% की ब्याज दर। तो आपको बताना है कि 7 साल बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है।
कि R1 पहली जो रेट है 2 साल के लिए ये दे रखी है आपकी 20%। 20% कितने साल के लिए? 2 सालों के लिए, ठीक। उसके बाद दे रखी है R2 दूसरी रेट दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 11 सही 1/9%, और ये दे रखी है नेक्स्ट 3 ईयर्स। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लैंग्वेज उसकी चेंज करके भी दे सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से देगा, एक बार आप लिख लो। 16 से 2/3%, ये लास्ट 2 ईयर्स के लिए। तो आपको बताना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आफ्टर 7 ईयर, ठीक है। 7 साल बाद प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और मिश्र धन में कितना अनुपात होगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, इस तरीके के सवाल को जिस तरीके से हम अभी फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले जो आपके पास परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका आएगा 1/5। उसके बाद 11 से ही 1/9% को बदलेंगे, कितना आएगा? 1/9। और जो लास्ट है 16 से 2/3% को बदल रही था अभी, कितना आता है? 1/6। तो ये तीनों आपने बदल लिया है, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में। लेकिन सवाल को किस तरीके से घुमा सकता है, सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इसने यहाँ पे मान लो आपको सीधा दे दिया कि 7 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना था, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दे, बोले पहले 2 साल के लिए 20% है, ये तो सही रहेगा, ये यूं का यूं। फिर ये बोल दे कि 5 साल तक रहेगा 11 से ही 1/9%। तो आप ऐसा नहीं है कि 5 साल तक इसको लगाएंगे, आप ये चीज देखिए 2 साल तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, अब आने वाले 3 साल के लिए ही लगेगा 11 से ही 1/9% का ब्याज, ठीक। उसके बाद लास्ट 2 ईयर दे दिया, या तो इस तरीके से देगा या फिर ये बोलेगा कि उसके बाद का जो समय बचा है उसमें लगेगा आपका इस ब्याज दर से, या फिर ये बोल देगा कि 5 साल के बाद इतना लगेगा। तो ये कुछ भी बदल दे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है कि ये रेट है ये 2 साल के लिए लगेगी, फिर ये अगले 3 साल के लिए लगेगी, और ये जो लास्ट वाली रेट है ये लास्ट के 2 सालों के लिए लगेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको प्रिंसिपल और जब निकालना है अमाउंट का रेशियो, तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे, इस नीचे वाली चीज को क्या मानते हैं, नीचे वाली चीज हमेशा क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। किस केस में? जब आपको रेट दे रखी है, रेट को आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो आपको पता है हमेशा नीचे वाली चीज जो है वो डिपेंड करती है कि किस चीज के ऊपर निकलता है। रेट हमेशा आपको पता है प्रिंसिपल पे निकलता है, जैसे आप प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो नीचे सीपी होती थी। उसी तरीके से जब डिस्काउंट निकालते थे तो हमारे नीचे क्या होता था? मार्क प्राइस होता था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पहली बार प्रिंसिपल, पहली साल क्या है? 5 रुपए, 5 का क्या हो जाएगा? 1 रुपया ब्याज जुड़ जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर आपका क्या है? फिर 5 का 6 हो जाएगा, ये तो आपको दिख रहा है 5 का 6 हो रहा है हमेशा। पहले 5 था, 6 हो गया, अब पहले 5 था, 6 हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि इसकी जगह इसी को गुणा कर देता 5 या 5 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा 36, ये भी कर सकता था, आपकी चॉइस है। आने वाला टाइम में मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मान लो 3rd ईयर, 4th ईयर और 5वें साल का जो ब्याज है वो कितना होगा। आप देखिए 9 रुपए हो इन केस तो 9 का 10 हो जाएगा, तीनों साल होगा 9 का 10, 9 का 10 और 9 का 10। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 9 गुणा 9 गुणा 9 हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। मैं इसको 3 बार नीचे लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई ही तो करना है हमें एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो देखो 6th एंड 7th ईयर का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये कितना है? 6 था, 6 का 7 हो जाएगा, तो 2 साल के लिए 6 गुणा 6 और हो जाएगा 7 गुणा 7, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इनको आपस में आप गुणा करें, लेकिन गुणा करने से पहले जो चीज कट सकती है उसको काट लो। तो 5 5 2 बार कटेगा 10 से, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 6 तो 2 बार है ही, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या? इधर 9 9 9 आ गया, इधर 2 है, 10 है, 7 7 है, तो कटेगा ही नहीं, आपको दिख रहा है। तो 9 की पावर 3 रेशियो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और कितना आ गया? 10। तो 4 गुणा 49 गुणा 10, 490। मैं ऐसे लिख दूं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 की पावर 3 कितना होता है? इधर लिख देता हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ 7 ईयर, जो कि हमेशा सेम ही रहता है, और अमाउंट 7 साल के बाद कितना आ जाएगा दोनों के अनुपात? 9 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 81 गुणा 3 9 सॉरी 9 72 9 729 अनुपात कितना आ जाएगा? 1960,
ये आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। देखिए आपके पास दूसरा मेथड था, मैंने पहले बताया था। वो मेथड क्या था, जब आपको इक्विवेलेंट आपको रेट निकालनी थी। रेट आप निकाल सकते हैं तुलनात्मक रूप से, जब आपके पास रेट हो एक्स वाई, या तो उससे क्या निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन उस मेथड से अगर आप निकालते तो आपके पास कितनी रेट हो जाती, 7 साल की रेट थी, तो आपको इफेक्टिव रेट निकालने के लिए 7 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, क्योंकि हर बार 2 का ही साथ में कैलकुलेशन होता है। तो उससे आपकी जो मेथड जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ी सी लंबी लग रही है, लेकिन सवाल थोड़ा लंबा होगा तो थोड़ी तो बढ़ ही जाएगी आपकी कैलकुलेशन, वो तो सही है। लेकिन आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, इसी के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, तो आपके पास 3-4 मेथड है, हर मेथड से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन किसी में जल्दी आएगा, किसी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस मेथड से करेंगे तो ये सवाल आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो अगला सवाल है, अब मैं आपको एक नया मेथड बताता हूं जिससे हमें करना है। देखो ये 2 चीजें हो चुकी हैं, एक 3 मेथड हो चुके हैं एक्चुअली। एक से हमने जो कन्वेंशनल मेथड था जिससे हम फॉर्मूले से ही करते थे वो हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज निकालते हैं, वो आ गया। उसके बाद ये अभी मैंने मेथड बताया जब आपको फ्रैक्शन में बदलते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के उसके बाद यूनिट से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट जो भी है। ठीक है, तो अब एक मेथड देखते हैं कि अगर आपको मान लो, अगर आपको ब्याज निकालना है किसी भी, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, फिर उसको कंपेयर करके हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूं सीधा डायरेक्ट, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। यहां पे देखिए, मान लो दे रखा है प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 64,000 रुपए। 64,000 रुपए प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12.5% का ब्याज एनुअली लगता है। जब ब्याज की रेट आपको ये नहीं बता रखी कब कितने टाइम के लिए लग रहा है, तो आप हमेशा उसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे। टाइम दे रखा है आपका 2 साल। ठीक है, और उसके बाद पूछा है आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर कितना होगा। दूसरे साल का जो क्या बोलते हैं हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा और पूरा ओवरऑल चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो क्या दे दिया, मूलधन, रेट, टाइम, ये चीजें दी होती हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं, सीधा चक्रवर्ती ब्याज तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक नया मेथड सीखिए। सबसे पहले इसी फ्रैक्शन, इसको ये जो परसेंटेज दे रखा है रेट, इसको आप बदलिए फ्रैक्शन में, 1/6 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, सॉरी 1/8। अब आप एक चीज समझिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये रेट ये बताती है कि 8 रुपए पे 1 साल बाद 1 रुपए का ब्याज मिलेगा इस चक्रवर्ती की रेट से, इस चक्रवर्ती ब्याज की दर से। ठीक है, अब क्या करें, आप सीधा इस 8 को 2 बार लिख लो, 8 8 दोनों 8 आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा क्या, 64, ये आ गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां से मैं आपको बता दूं कि ये जो 64 है ये बताता है प्रिंसिपल को, ये बताता है प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई है, 64 यूनिट। ये 8 क्या हो गया। अब यहां से आप नीचे चलेंगे, देखेंगे कि 64 का अगर मैं 12.5% निकालूं, जो कि कितना होगा, 64 को 1/8 से गुणा करने पे होगा, तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर का क्या है, ब्याज है। उसके बाद सेकंड ईयर का ब्याज ये आएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, सेकंड ईयर में ब्याज आपको पता है 64 पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस 8 के ऊपर भी लगेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, उसका मतलब क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। पहले साल जितना पैसा था, शुरुआत में तो आपको पता है ब्याज था ही नहीं, मूलधन था, तो मूलधन पे ब्याज लग गया, 8 रुपए आ गया। ठीक है, अब 8 रुपए अगले साल जब ब्याज लगेगा तो इस 8 रुपए पे भी लगेगा, यानी 64 पे नहीं लगेगा। 64 और 8 कितने हो गए, 72 पे आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 8 के ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन रेट क्या रहेगी, रेट तो यही रहेगी 12.5%, यानी कि 8 का 1/8 आएगा, कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक, 1 यूनिट। तो यहां से आपको दिख रहा है क्या क्या आया है, 64, 8 और 1, 2 बार 8 और 1, इनमें से अब देखो यहीं से सारा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझिए चीजों को, ये तो हो गया प्रिंसिपल। ये नीचे का जो हिस्सा है पूरा, ये क्या बताता है, ये बताता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
टोटल इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा है वो कितना हो गया, ये 8 पहले साल का। पहले साल जो भी ब्याज लगता है वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो हमेशा इक्वल होता है। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो लगता ही है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरेस्ट मिलता है जो कि पहले वाले ब्याज पे लगेगा, जो कि यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब यहां से देखिए, अगर हमारा प्रिंसिपल 64 यूनिट है तो सीआई कितना यूनिट है, सीआई इक्वल टू 8 8 16 और एक 17 यूनिट। ठीक है, 17 यूनिट आ गया। अब आप देखिए, आपको कंपेयर करने के लिए क्या दे रखा है, क्या आपको प्रिंसिपल की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। इसने कहा 64,000 है और हमने कहा 64 यूनिट है, यानी कि 64 यूनिट की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 64,000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई है 1000। ठीक, 1000 आ गई है आपके पास एक यूनिट की वैल्यू, तो यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाल सकते हैं, सीआई आ जाएगा 17,000, 17 यूनिट की वैल्यू 17,000। लेकिन एक चीज देखिए, पहले वाले जितने भी टाइप के हमने प्रॉब्लम्स की थी उसमें हमारी ये जो चीज है ये आसानी से कैलकुलेट नहीं होती थी। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 8 ये और 1 ये, यही तो है सेकेंड ईयर का, यही तो बता रहे हैं। तो कितना यूनिट है, 9 यूनिट, यानी सीआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9 यूनिट। 9 को 1000 से गुणा करेंगे 9,000 रुपए। ठीक है, तो 9,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, दूसरे साल का क्या बोलते हैं हमारा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या क्या किया है मैंने, लेकिन इसको अगर मैं फॉर्मूले में रखूं, वैसे तो रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपका आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5-7 सवाल करोगे अपने आप आपको ये याद हो जाएगा कि क्या मेथड है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर इस तरीके का सवाल है, इसको आप एक दूसरे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बनाने के हिसाब से कंपेयर करें किसी यूनिट से, तो किस तरीके से बनेगा फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, रेट को फ्रैक्शन में बदला था। तो रेट कुछ भी है, मान लो ये आर थी, इसको फ्रैक्शन में बदला और आया हमारे पास 1/a। 1/a आ गया, वहां पे क्या था 1/8 था। ठीक है, तो ये a आ गया, यहां पे मैं a लिखूंगा और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। अब a स्क्वायर ही होगा, a क्यूब नहीं होगा, a की पावर 4 नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, ये पावर जो है ये टाइम को डिनोट करती है यहाँ पे। ठीक है, जितने साल पे ब्याज लगेगा उतना ही उसकी पावर हो जाएगी। अगर 2 साल का लग रहा है तो 2 साल हो जाएगा, 2 आ जाएगा स्क्वायर। अगर 3 साल की लग रहा है तो क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे a है उसको हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो 2 साल की बात है, तो a के ऊपर 1/a लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आप सीधा इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपको आप क्या निकालना है कि प्रिंसिपल तो आपका क्या होगा a स्क्वायर, CI क्या होगा 2a + 1। ठीक है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा a + 1। अगर मैं पूछूं CI माइनस SI कितना होगा, CI माइनस SI कितना होगा, तो 1। तो ये जो फॉर्मूले हैं इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर आपको दे रखा है 2 साल का ब्याज के हिसाब से और 1/a में आपकी बन रही है फ्रैक्शन। ठीक है, कभी कभी 1/a में नहीं बनेगी, 3/a बन जाएगी, 4/a बन जाएगी, तो उसके लिए भी आपका अलग से आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप पहले नीचे वाले का ही स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर 1/a था, इसको हमने 1/a से गुणा किया। लेकिन इन केस अगर वहां ऊपर 4 है तो 4/a से गुणा कर देंगे, 3 है तो 3/a से गुणा कर देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, आसानी से इस तरीके के सवाल को आप कर सकते हैं। अगर आपने 5-7 सवाल भी देख लिए, ढंग से कर लिए, तो आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4th मेथड है हमारा, जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपको पता होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट ही अगर आपको पूछी है सवाल में, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक इसी से रिलेटेड सवाल है। सवाल दे रखा है कि आपके पास 2 साल हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 36 रुपए है 12.5% की रेट से। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना है। तो इसकी भाषा कैसे भी हो सकती है, भाषा ऐसे हो सकती है, कितने रुपए को
12.5% की दर से 2 साल के लिए दिया जाए, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 36 रुपए का अंतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, प्रिंसिपल तो पूछा है, CI माइनस SI दे रखा है 36 रुपए। ठीक है, उसके बाद दे रखा है टाइम जो कि है 2 साल, तो यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 साल है, 3 साल का भी मैं बताऊंगा, अभी 2 साल का देखिए। और उसके बाद दे रखी है रेट जो है वो है 12.5% एनुअली। अभी तक हम एनुअली के सवाल ही कर रहे हैं, उसके बाद हम 6 माही भी करेंगे और 3 माही के भी जो सवाल हैं जो पूछे जाते हैं उसके भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, हमें जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करनी है वो किस पे करनी है, 12.5% पे, जिसको हम बदलेंगे अगर फ्रैक्शन में तो हमारा आएगा 1/8। ठीक है, अभी हमने 1/8 का किया था, तो सबसे पहले 8 2 बार लिखा क्योंकि 2 साल की बात थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आया 64। ये 64 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, यानी कि मूलधन को। मूलधन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 64 रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमें देखना है कि इनके ऊपर ब्याज कितना लग रहा है। अब ये तो हो गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें दूसरे साल वाले में इसका एक ब्याज और जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब यहां से देखिए, मैं सीधा फॉर्मूले से भी लगा सकता था। जब ऊपर एक है तो हमेशा CI माइनस SI का जो अंतर था, मैंने अभी बताया था आपको, वो कितना होता है, 1 यूनिट होता है 2 साल के लिए। यहाँ पे 1 यूनिट ऑलरेडी है हमारे पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 दे रखी है, तो आपको किसकी निकालनी है, मूलधन की निकालनी है। तो 36 से इसको गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा आंसर इसका, 1296। तो ठीक है, आसानी से कर लिया हमने सवाल। बस ये आपको मेथड बताने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आसान सवाल बता रहा हूँ 1-2, लेकिन फिर इसके बाद अच्छे सवाल जो हैं इस पे बन सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखो, इसने बोल रखा है कि अगर अमाउंट जो है 5120 रुपए है, यानी कि 2 साल का बाद, अगर किसी धन को देने के बाद 2 साल तक ब्याज में देने के बाद में 5120 रुपए मिलते हैं और रेट है 6.2/3%, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, चीजें मैं सारी आपको यहाँ बता देता हूँ, भाषा भी बता देता हूँ किस तरीके से इसकी परिवर्तन कर सकता है। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो है वो है दे रखा है आपको 5120 रुपए। ठीक है, 5120 रुपए आपको दे रखा है मिश्र धन। उसके बाद रेट जो है वो दे रखी है 6.2/3%। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दे रखी है टाइम, वो है 2 साल, 2 साल का ब्याज है। उसके बाद आपको अमाउंट जो है मिश्र धन है 5120 रुपए मिलता है। तो प्रिंसिपल बताना है, CI बताना है, CI माइनस SI बताना है, और CI ऑफ सेकेंड ईयर बताना है। ठीक है, सवाल जब आपके एग्जाम में पूछेगा तो इनमें से एक या 2 चीजें कैलकुलेट कराएगा, या तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करवा लेगा, ये करवा लेगा, ये करवा लेगा, ये। लेकिन हमें जब सवाल करना है तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसकी भाषा किस तरह की होगी, ये बोल देगा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसा 2 साल के लिए 6.2/3% की ब्याज दर पे देता है, जो कि एनुअली ही चार्ज होगा अगर आपको दे नहीं रखा है। जब तक आपको ये ना दे दे कि ब्याज अर्धवार्षिक लगेगा या तिमाही लगेगा, तब तक आपको रेट को हमेशा एनुअली मानना है, तब तक आपको यही मानना है कि वार्षिक ब्याज ही चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोला है, 2 साल बाद 5120 रुपए मिला। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कितना पैसा था। लेकिन हम निकाल सकते हैं, हमें ये चीज दे ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई सी भी चीज एक दे रखी हो, ये दे चाहे ये दे चाहे ये दे, चाहे कोई सी एक चीज दे दे, कंपेयर करने के लिए हम निकाल देंगे अगर हमें रेट पता है। रेट को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। 6.2/3% की जो रेट है वो होती है 1/15। अगर कैलकुलेट करना नहीं आता है तो डायरेक्टली आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 6×18 और 2 20, 20/3 है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 1/15 बन गया। 1/15 बन गया, तो 1/15 के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि यहां से हमें क्या मिलेगा। प्रिंसिपल की अमाउंट हमारे जो रेशियो में आती है
जो यूनिट्स में आती है, तो 15 और 15 दो बार लिखते हैं। जब 2 साल की बात आती है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 225 आ गया। अब आपको देखना है कि ये क्या बता रही, ये दोनों चीजें, ये तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, इस 15 के ऊपर ब्याज और लगेगा, जो कि कितना होगा, 1/15 को 15 से गुणा करेंगे यानी 1 यूनिट। ये सारी चीजें आपके पास आ गई, ये सारी चीजें आ गई। इनमें कौन सी चीज किसको बताती है, ये 225 यूनिट बताती हैं प्रिंसिपल को, जो कि हमें वैसे भी निकालना है। ये अंदर की जो यूनिट्स हैं सारी जोड़ के 15, 15 और 1 यानी 31 यूनिट, ये बताती है कंपाउंड इंटरेस्ट को, यानी कि सीआई को, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना रहा, 31 यूनिट। अगर इस चीज को देख के इधर वाले को भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ, हमें सिर्फ पता थी मान लो रेट। अगर हमें रेट पता थी तो रेट से हमें क्या पता चलता है कि ये रेट इस चीज को बताती है कि अगर 225 रुपए उधार दिए होंगे तो 2 साल में उसको 31 यूनिट का फायदा होगा, 31 रुपए का उसको ब्याज मिलेगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो है वो कितना रहेगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन था 225, 225 में अगर मैं ये टोटल 31 यूनिट जो कि है चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दूं तो आ जाएगा आपका कितना, 200 कितना 56, 50 और 6 256 यूनिट। अब 256 यूनिट हमारे पास आ गई, यही तो हमें कंपेयर करने के लिए दे रखा है। इसने क्या कहा कि आपका जो अमाउंट है वो 256 यूनिट आपने निकाला होगा, लेकिन अगर उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 512। तो 256 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 512 के आगे एक जीरो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए आ गई। तो यहां से सारी चीजें जितनी भी यूनिट्स हैं किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आप कितनी कैसे निकालेंगे, यहां पे मैं आपको सारी कैलकुलेशन इसी में देख देता हूं। प्रिंसिपल की वैल्यू है 225 यूनिट, तो 225 गुणा 20 यानी कि आ जाएगा आपका 450, आगे जीरो यानी 4500 रुपए। सीआई अगर आपको निकालना है जो कि था 31 यूनिट, 31 को 2 से गुणा करेंगे 62 और आगे जीरो 420 रुपए। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है सेकेंड ईयर का सीआई कितना है, 15 और 1 यानी 16 यूनिट जो कि आएगी 16 यूनिट। तो 16 को 20 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32 यानी 320 रुपए। ठीक है, तो यहां से आप कोई भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, जो भी चीजें पूछे। बस आपको पता है रेट कितनी है, रेट को आपने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन से आपने निकाला कि सब चीजों को यूनिट में निकाल लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको यूनिट में कंपेयर करने के लिए दे रखा होगा, ये दे देगा कई बार कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो आप क्या करेंगे 16 यूनिट को कंपेयर कर लेना उससे। अगर आपसे पूछे कि एसआई माइनस सीआई माइनस एसआई दे रखा है, यानी आप सीधा 1 यूनिट से कंपेयर कर लेना। जो भी चीज दे दे कंपैरिजन के लिए आपको सिर्फ एक डेटा दे रखा होगा, बाकी आप रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम से कैलकुलेट करते हैं। टाइम का क्या इस्तेमाल था, टाइम का इस्तेमाल यही तो था कि 15 को 2 बार लिखा। अगर 3 बार लिखना होता तो 3 बार लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, जब 3 साल दे रखा होता तो 3 बार लिखते, 4 साल दे रखा होता 4 बार लिखते। देखो 4 साल वाला क्वेश्चन तो बहुत रेयर ही पूछता है, एसएससी में पूछता नहीं है, और 4 साल वाला सवाल इस मेथड से करने में थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा। मैं बताऊंगा 3 साल वाला बताऊंगा अभी आपको, 3 साल से कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सा वो रहता है कि लंबा नहीं है, जब आप करें तो उससे भी प्रैक्टिस करने की काफी उस पर जरूरत है। ठीक, अब आप एक देखिए सवाल, 1-2 साल वाला और देख लीजिए, जिसमें आपकी जो रेट है वो ऊपर 1 नहीं आ रहा है। अब की बार देखना क्या दे रखा है इसने कहा है कि 15% ब्याज दर से 2 साल के बाद अगर किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो आपको बताइए कि वो धन कितना था और उसके ऊपर जो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज था वो कितना था। ठीक है, तो रेट यहां पे आपको दे रखी है 15%, यानी कि 15% एनुअली चार्ज होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके बाद आपसे बोला है कि सीआई माइनस एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 180 रुपए, और टाइम दे रखा है आपको 2 साल। तो आपसे पूछा क्या है
प्रिंसिपल और CI आपको इंडिविजुअली अलग अलग निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले ये देखना है कि जो रेट है वो कितनी है और कितने सालों के लिए है। तो रेट है आपकी 15%, 15% है, 15% हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, काटोगे 3/20 आ गया। तो अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए थे उनमें ऊपर क्या था, 1 था। अब कितना है ऊपर है 3, नीचे है 20। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 20 को ही लिखो, 20 और 20 को 2 बार लिखा क्योंकि 2 साल के लिए था। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 400 आया, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आपका आया 400। लेकिन जब इस तरीके से हम कर रहे थे तो नीचे क्या था, 1 था। इसलिए आप 20 और 20 को गुणा तो जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे 20 और 20 2 बार मत लिखो। क्यों नहीं लिखो, यही चीज मेरे को आपको समझानी है। 400 यूनिट तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 400 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को नीचे वाली जो संख्या है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, उसको 2 बार गुणा कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को एक बात पता है, पहले क्या होता था, 1/20 करता था मैं प्रिंसिपल का, और हमारे पास पहले साल का साधारण ब्याज आता था, दूसरे साल का साधारण ब्याज आता था। लेकिन अब क्या है, मेरे को पता है कि 15% निकालना है, 400 का 15% जो है वो आएगा ब्याज, यानी कि 3/20 से गुणा करना पड़ेगा 400 को। तो 3/20 से जब आप गुणा करेंगे तो 20 × 3 यानी कि यहां पे आएगा 60। आप गुणा करके देख लो, 400 को 3/20 से गुणा करोगे, ये 20 बार जाएगा, 20 ये 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। यानी कि ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन साधारण ब्याज हो चुका है दूसरे साल का। अब क्या करेंगे, ये 60 जो है, अब दूसरे साल के ब्याज में देखिए, दूसरे साल पे 400 पे ब्याज तो लग चुका है ऑलरेडी, लेकिन इस 60 पे भी तो ब्याज लगेगा, इस 60 पे ब्याज लगेगा, उसको मेरे को जोड़ना है। तो वो कितना होगा, इस 60 को मैं अगर इस 3/60 से गुणा कर लूं, यानी 15% निकाल लूं, या तो आप 60 का 15% निकालो या इसको 3/20 से गुणा करो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा, 20 को 3 से काटेंगे, 60 को 20 से काटेंगे, 3 बार गया, 3 और 3, 3 3 9, तो ये 9 आ जाएगा। बात समझ में आई। अभी तक क्या कर रहे थे, ऊपर 1 था तो मैं क्या कर रहा था, सीधा उनका स्क्वायर कर रहा था, नीचे उन दोनों को नंबर को लिख रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर तो किया, यानी 400 यूनिट तो रहा, वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। लेकिन नीचे 60 यूनिट ये क्यों आया, क्योंकि मेरे को निकालना था 15%। तो 400 का 15% 60, दूसरे साल भी 60, लेकिन अब दूसरे साल में इस 60 के ऊपर ब्याज लगेगा, वो कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। तो ये क्या है, ये वही चीज है जो पहले था, ये पूरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल में टोटल मिला के ब्याज कितना मिला, 60 60 120 और 9 यानी कि 129 यूनिट, 129 यूनिट। अब यहां से एक चीज देख लीजिए, यहां आने के बाद आपको पता चले कि कंपैरिजन किसमें दे रखा है। कंपैरिजन दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है, जो कि हमें साफ साफ यहां पे दिख रहा है। ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट है और नीचे वाली ये जो 9 यूनिट है, यही डिफरेंस बताती है। CI माइनस SI जो है, CI माइनस SI है हमारे अकॉर्डिंग 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है 180 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास अगेन आ जाएगी 20 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 आ गई तो यहां से जितने भी यूनिट्स हैं किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है तो प्रिंसिपल को आप 20 से गुणा कर दो, आ जाएगा आपका 8000 रुपए, ये आंसर हो जाएगा एक। दूसरा पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है टोटल 129 यूनिट था, 129 को आप 20 से गुणा कर लोगे, आ जाएगा आपका कितना, 258 आगे 0, 2580 रुपए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। जब भी आपको रेट दे रखी है और उसके ऊपर 1 नहीं आ रहा है तो आप ध्यान रखें, सीधा इस 20 को 2 बार ना लिखें, आप क्या करें, नीचे वाले का स्क्वायर कर दें, उसके बाद जो भी हमारे फ्रैक्शन आया था उससे गुणा करते हुए चले जाएं, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी से हो जाए, ठीक है। आप अगर इसको नीचे 20 रखेंगे, मान लो यहाँ पे आपने 20 रख दिया, तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 20/3 से उसको गुणा करना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और उससे बेटर है आप क्या करें, ये तरीका फॉलो करें, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। सवाल देखिए, 3 साल की बात जब मैं कर रहा हूं आपसे, तो 3 साल का जो सवाल है उसमें क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा है कि कोई धन 25% की वार्षिक ब्याज दर से 3 साल बाद
जब काउंट किया जाता है तो उनके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 260 रुपए है, तो वो धन बताइए और उसका मिश्र धन बताइए। तो भाषा चेंज करके दे सकता है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेटा ये मिला हुआ है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, 3 साल के लिए ब्याज दर है और वो भी वार्षिक काउंट होता है, और आपका साधारण ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 260 रुपए है, तो इस तरीके के जो सवाल है बेसिकली आपको ये डेटा तो आपको कोई सा भी दे दे, आपको यहाँ पे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, तीसरे साल का दे दे, या फिर आपको प्रिंसिपल दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन 3 साल वाले जो सवाल हैं उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरे साल से जो रिलेटेड सवाल आ जाते हैं उनको इसी मेथड से, जो पहले हम मेथड फॉलो करते आ रहे हैं, उससे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 25 को प्रतिशत को हमें बदलना है फ्रैक्शन में, जो क्या आएगा 1/4। अब मैंने क्या बोला था, नीचे जो भी नंबर है उसका उतना पावर कर दो जितना की टाइम दे रखा है। टाइम आपको दे रखा है 2, यहाँ पे 3 साल, पहले 2 साल था तो हम क्या करते थे, 4 को 4 से गुणा कर लेते थे, 64 हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे 4 की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा 64। 4 की पावर 64 है। उसके बाद आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। 3 साल का ब्याज निकालेंगे कैसे, 64 का आपको क्या करना है 25% निकालना है, यानी 1/4 से इसको गुणा करते जाएंगे, क्या आएगा 16, 16 और 16, यानी कि ये तो तीनों क्या आ गए, साधारण ब्याज आ गए 3 साल के। उसके बाद आपको बात पता है कि जब दूसरे साल की बात करेंगे तो इसको भूलो, दूसरे साल की बात करो तो इस तीसरे साल को भूलो, क्योंकि तीसरे साल पे तो अब पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ठीक। तो फर्स्ट ईयर पे जितना ब्याज मिला था उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो 64 के बाद 16 रुपए तो लग गया 64 पे ब्याज, लेकिन अब 16 पे भी लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा 4 रुपए। रीजन 16 का आप 1/4 निकालो, 4 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब तीसरे साल में पहुंच गए तो इस 16 पे ब्याज लगेगा, इस 16 पे भी ब्याज लगेगा, दोनों पे लगेगा, यानी 4 रुपए। तो इस 16 का 4 रुपए, इस 16 का, और उसके बाद आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे भी आपने छोड़ दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। चीज देखिए कि ये जो 4 रुपए है इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, पिछले साल के ऊपर जितना भी ब्याज आया और जितना भी मूलधन था उस सारे के ऊपर हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो जब पहले साल था तो पीछे ब्याज तो कुछ था नहीं, सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज लग रहा था, 16 रुपए आ गया। फिर दूसरे साल आए तो इस 64 पे तो लगा ही, लेकिन इस 16 पे भी लगेगा। तीसरे साल पे आया ये तो इस 64 पे लगा, इस 16 पे लगा, इस 16 पे लगा, लेकिन इस 4 पे भी लगेगा। तो इस 4 पे कितना लगेगा 1 रुपया, क्योंकि 1/4 करेंगे यानी 25% करेंगे, कितना आ जाएगा 1 रुपया आ जाएगा। तो यहां से देखिए 3 साल से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये सारा जो है ये हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल 3 इयर्स। तीनों साल का टोटल मिला के ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना यूनिट हो गया, टोटल जोड़े 16 16 16 16 3 48, 4 3 12 यानी जोड़ा 60 और हो गया 1 61। 61 यूनिट जो है ये आपका बताता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। 64 यूनिट के ऊपर 61 यूनिट का क्या आ गया है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन हमें जब पूछा इसने कि CI और SI के बीच का अंतर कितना है, तो ये जो पहली लाइन होती है ना, हमेशा ये होती है आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसके ऊपर इस 64 रुपए के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता और सिर्फ साधारण ब्याज लगता तो कितना लगता, पहले साल भी 16, दूसरे साल भी 16, तीसरे साल भी 16, यानी कि ये कितना हो जाता 16 3 48। और नीचे कितना बचा, ये जो है नीचे का, इससे ऊपर से इन तीनों को हटाने के बाद नीचे का जो बचा है 4 4 4 और 1, ये बचा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, जो कि कितना है 4 3 12 और 1 13, यानी कि ये किसको बताता है, हमारे अकॉर्डिंग ये है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है 260 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 रुपए अगेन, ठीक है। हमारा लगातार 20 यूनिट आता जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 यूनिट हो गई, 20 रुपए हो गई। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल जो है ये आ जाएगा 64 गुणा 20, यानी कि 64 दूनी 128, आगे लग गया 0, 1280 रुपए आपका था प्रिंसिपल। इसने पूछा अमाउंट भी बता दो भाई, अमाउंट बताओ, तो अमाउंट कितनी होगी 64 तो वो, और नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट 61 यूनिट को और जोड़ लो, तो 64 दूनी 128 होते हैं, ठीक है।
लेकिन उसके बाद 3 कम कर दो यानी कि कितना हो जाएगा 125। तो 125 यूनिट कितना है आपका अमाउंट है, लेकिन 125 यूनिट को जब हम पैसे में बदलेंगे तो उसको करना पड़ेगा 20 से गुणा। तो 125 गुणा 20 यानी कि आ जाएगा आपका 250 के आगे 0 यानी कि 2500 रुपए। तो इसने 1280 रुपए उधार दिए हैं वो किसी को, 3 साल बाद इसको 2500 रुपए मिल गए, क्योंकि इसको 25% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज उस पे लगा था। तो इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। एक बार फिर से आप इस चीज को समझें मैंने किस तरीके से मेथड को करा है। सबसे पहले मैंने रेट को बदला फ्रैक्शन में, 1/4 आ गया। अब जो भी नीचे आया उसकी पावर मैंने उतनी ही कर दी जितना समय दे रखा था। समय दे रखा था आपका 3 साल, तो 4 की पावर 3 यानी कि 64, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 64 पे पहले साल का ब्याज यानी 1/4 से इसको गुणा किया या फिर 25% निकाला, 16 आ गया। दूसरे साल भी 16, तीसरे साल भी 16। तो ये लाइन जो है ये तो बता रही है आपकी एसआई को। अब बात क्लियर है, ऐसा ही आ गया। अब आपको पता है जब पहले साल का ब्याज लग गया है तो दूसरे साल जब हम ब्याज ज्ञात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ब्याज है वो इस 64 पे तो लगेगा ही, लेकिन पहले जो ब्याज लग गया उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी 16 पे भी ब्याज लगेगा। 16 पे 4 यूनिट का ब्याज हो गया। अब हम जब तीसरे साल पे पहुंचे तो हमारा जो ब्याज है वो 64 पे लगा 16, पीछे वाले जितने भी ब्याज थे उनके ऊपर भी लगेगा। तो पीछे कौन कौन से ब्याज थे, 3 ब्याज थे, ये 16, ये 16 और ये 4। तो ये तीनों के ऊपर ब्याज और निकाला, तो 16 16 पे 4 4 और 4 के ऊपर 1 यूनिट, ये हो गया। अब यही सवाल जब है, इसी में अगर मेरे से ये पूछ लेता सीआई ऑफ थर्ड ईयर का जो सीआई है वो कितना होगा, तो ये देखिए 16 4 4 और 1 कितना हो गया 16 और 9 कितना हो गया आपका 25। और 25 यूनिट को हम गुणा किससे करते हैं 20 से, क्योंकि हर यूनिट की वैल्यू 20 है। तो 25 दूनी 50 और 500 रुपए आ जाता है आपका सिर्फ तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो इस तरीके से सवाल आपसे फ्रेम करके पूछता है, लेकिन आप इसको करेंगे तब आपको इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप सीधा ही, आपको 3 साल देखा, इसको फ्रैक्शन को आपको बदलना आता है। आपकी हर चीज में माइंड है वो थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि 25% को 1/4 बदलने में आप 10 सेकंड 20 सेकंड खराब कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्यूब करने में लगा रहे हैं। मैं आपको जब बता रहा हूं तब आपको इसमें बता रहा हूं 3-4 मिनट में, लेकिन जब आप करेंगे तो इसका सवाल जो है ये आपका 25 से 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा, 3 साल वाला सवाल भी। तो इतना छोटा सा सवाल बनेगा। ठीक, इफेक्टिव परसेंटेज भी निकाल सकते थे यहां से, तो आप क्योंकि आपके पास 25% था, 25% से आप इफेक्टिव परसेंटेज आराम से निकाल सकते थे। जो पहला जो मेथड था हमारा सबसे पहले जिससे हमने किया था वो भी एप्लीकेबल होता, अच्छे से आसानी से कर सकते थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो सवाल है उसकी जो रेट है वो किस तरीके से दे रखी है, उसकी इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से या नहीं। इफेक्टिव परसेंटेज वाला मेथड मैं कहूंगा आप सबसे ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करें, जो सबसे पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन कहां पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है यही तो आपके समझ की बात है। ये आप समझेंगे जब आप सवाल करेंगे, 200 से 300 सवाल करेंगे। देखिए बात ये है, कोई भी मेथड हो, 3 से 4 मेथड आप समझ रहे हैं मान लो किसी भी एक टॉपिक में, लेकिन वो मेथड आप तभी एकदम एफिशिएंटली फास्ट कर पाएंगे जब आप उस पर अच्छे से समय देते हैं। आप किसी क्वेश्चन को 20 सेकंड में करना चाहते हैं, किसी टॉपिक के 20 सेकंड में आपको करना है, तो पहले 20 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप 20 सेकंड में ऐसे ही कर लोगे। आपकी सिर्फ ये कैलकुलेशन नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट भी समझना है, ये भी समझना है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। ठीक है, सिर्फ ये बातें हैं कहने की कि 20 सेकंड में कर लोगे एक वीडियो देख के, ऐसा नहीं होता। ऐसे होता तो सबका सिलेक्शन हो गया होता यूट्यूब से देख के ही। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, पहले खुद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मिथ में मत रहना, ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कट ऑफ जाती है आजकल। रेट आपको दे रखी है, अगला सवाल देखिए, मैं आपको बताऊं। सवाल दे रखा है कि रेट जो ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, एनुअली चार्ज होती है। ऑब्वियसली अगर नहीं दे रखा है एनुअली, अभी एनुअली के ही सवाल करेंगे हम कुछ देर और इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम हाफ ईयरली के सवाल करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना है हमें वो निकालेंगे। रेट, अभी रेट दे रखी है, हर क्वेश्चन जो था हमारा अभी तक उसमें रेट दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इसने टाइम 3 साल का। 3 साल के लिए किसी धन को 15% की ब्याज दर पे देता है और अंत में उसको पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 5670 रुपए है।
तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है और CI ऑफ थर्ड ईयर कितना है। ये दो चीजें निकालनी है। देखो ऐसे सवाल हैं SSC में काफी बार पूछे जाते हैं, सीधा सीधा आपको देखा इस तरीके से देता है। SSC फ्रेम जब सवाल करता है तो वो कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवाने की कोशिश ही नहीं करता। उसको पता होना चाहिए कि वो ये जानना चाहता है कि आपकी अप्रोच कितनी फास्ट है, आपकी कैलकुलेशन। हालांकि आजकल जो सवाल आते हैं कई बार ऐसे पेपर्स में जिसमें आपको पता चलता है, जैसे मेंस का सवाल क्वेश्चन पेपर है तो 100 में से आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम जब आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखेंगे SSC का या फिर रेलवे का या बैंकिंग का, बैंकिंग थोड़ा कैलकुलेशन करवाता है आपसे, लेकिन बाकी ये जो एग्जाम है ये आपके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होता है इनका, कि आप सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब मैंने बताया पीछे वाला सवाल में आपका 1/a था, लेकिन यहाँ पे 1/a तो नहीं बनेगा, यानी कि 15% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो आपका 3/20 आता है। इससे पीछे वाला सवाल हमने किया था 2 साल के लिए, 3/20 हो रहा था। सवाल सेम था उसमें और इसमें कोई आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वहां 2 साल था, यहाँ 3 साल था, वहां भी CI माइनस SI दे रखा था, यहाँ भी CI माइनस SI दे रखा है। प्रिंसिपल पूछा है और तीसरे साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, नीचे वाला जो भी नंबर है उसका उतना पावर लगा दो जितना कि समय दे रखा है। तो समय 3 साल है, 20 की पावर 3 कितना हो गया 8000। सीधा है, आप 2 की पावर 3 निकालो और जीरो जितने भी हैं उसके आगे उतने ही जीरो लगा दो जितनी पावर है, तो 8000 हो गया। अब यहां से आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। ठीक, निकालते जाइए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है 8000 को 3/20 से गुणा करेंगे या फिर 15% निकालेंगे, दोनों एक ही बात है। तो 8000 पे 3/20 से गुणा करने पे आपको पता चलेगा कि 20 से गुणा करोगे 4 बार तो कट ही जाएगा, यहां तक 400 आ जाएगा, और 400 को 3 से गुणा करोगे 1200 आ जाएगा। आप सेपरेटली करके देख लो भाई, 8000 से गुणा कर लो 1200 ही आएगा। पहले साल 1200, दूसरे साल 1200 और तीसरी साल भी 1200 ही आएगा। ये तो हो गया हमारा। ये जो लाइन है ये क्या बताती है, ये बताती है साधारण ब्याज को। अगर 8000 पे सिर्फ साधारण ब्याज लग रहा होता 15% से, तो पहले साल भी 1200 लगता, दूसरे साल भी 1200, तीसरे साल भी 1200 और टोटल मिला के 3600 रुपए हम बोल देते, ये ब्याज हो जाता। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज ऐसे काम नहीं करता। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि दूसरे साल जब ब्याज लगेगा ना, तो किस पे लगेगा, दूसरे साल जब ब्याज लगेगा 8000 पे तो लगेगा ही, साथ ही साथ ये जो पहले साल का ब्याज है 1200 रुपए इस पे भी लगेगा। और 1200 पे आप जब ब्याज लगाओगे 15% यानी कि 3/20 से गुणा करोगे तो 120 में 20 का भाग दोगे 6 बार जाएगा। 6 बार 6 को यानी 3 से गुणा करोगे, 6 तिये 6 बार गया, 60 को 3 से करोगे कितना होगा 180, सॉरी 180 हो गया। फिर यही 180, अब एक चीज देखिए, चलते जाइए आप, जब मैंने पहले वाला बता दिया तो 180 ये है, ये 180 1200 पे ब्याज इस पे भी तो लगेगा, इसके समय भी 180 लगेगा। अब यहाँ का ब्याज जो है क्या यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे साल तो लगेगा ना, 180 हो गया। ठीक, तो ये जो है इसका फॉर्मूला आप अगर याद भी रखना चाहो तो मैं अगर आपको बता दूंगा कैसे, साइड में बता दूंगा, चलो वो कोई दिक्कत नहीं, इससे फॉर्मूला भी बन जाता है हमारा। जैसे हम उसमें निकाल रहे थे ना कि अगर हमें टोटल ब्याज निकालना है तो कितना होगा, 2a+1 हो जाएगा 2 साल के लिए, है ना। उसी तरीके से इसमें भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले साल क्या हुआ, 1200 पे 8000 पे लगा 1200, दूसरे साल क्या हुआ 8000 पे 1200 लगा और इस 1200 पे 180 लगा। तीसरे साल क्या हुआ 8000 पे तो लगा 1200, इस 1200 पे लगा 180, इस 1200 पे लगा 180, तो इन पे तो हो गया, लेकिन ये 180 बच गया, इस पे भी तो लगेगा। 180 के ऊपर ब्याज लगेगा कितने के हिसाब से, इसी 15% की दर से, यानी 3/20 से गुणा करेंगे। तो 3/20 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे गुणा कर लो 180 से, ये कट जाएगा, 9 बार आ गया, 9 दूनी 9 तिये 27 ही आ जाएगा, 27 यूनिट ये आ गया आपका। ठीक, यहां से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका सवाल आपका ही मान लो कंप्लीट ही है। अब तो सिर्फ आपको यूनिट से कंपैरिजन करना है और आपको मैं बता देता हूं कहां कहां पे पहुंच गए हैं। कोई दिक्कत यहां तक हो तो सोचिए, आप इस चीज को उतार लो, समझ लो और एकदम समझो क्या क्या किया है मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया था फ्रैक्शन में, 20 की पावर 3 किया 8000 हो गया।
8,000 होने के बाद तीनों पे मैंने ब्याज निकाले हैं 3 साल के। सबसे पहले 8,000 पे लगेगा क्योंकि 8,000 मूलधन था। दूसरे साल क्या हुआ, 8,000 पे लगा प्लस 1,200 पे लगा। तीसरे साल क्या हुआ, 8,000 पे लगा ही, बाद में इन तीनों पे भी और ब्याज लगा है, वो मैंने तीनों पे निकाल दिया। ठीक, अब यहां से इसने क्या बोला, इसने कहा भाई कि CI और SI का जो अंतर है वो 5670 रुपए है। तो CI और SI का अंतर कैसे निकालेंगे, ये तो है SI, ये टोटल है पूरा CI। तो आपको दिख रहा है SI कौन सी लाइन है, ये पहली लाइन। तो पूरा CI माइनस SI कितना होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे, यही तो है CI माइनस SI। ये क्या बताती है, ये जो डब्बा है, ये जो गोला मैंने बनाया है, ये किसको बताता है, CI माइनस SI को। CI माइनस SI तीनों को जोड़ा तो 18 × 54 540 और प्लस 27 इसमें जोड़ा, 540 में 27 जोड़ेंगे तो 567 ही आएगा। तो 567 यूनिट जो है ये बताती है किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर को। तो SI माइनस ये CI माइनस SI 567 यूनिट ये बता रही है किसको, 5670 को, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए आ गई। तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000 को आप 10 से गुणा करोगे तो 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछा है एक चीज और, वो पूछिए कि तीसरे साल का ब्याज कितना होगा। तीसरे साल का ब्याज बताओ भाई, 1200, 180, 180 और 27 कितना हो गया, 1200, 1380, 1380 प्लस यानी कि 1480 प्लस 80 कितना हो गया, 1480 प्लस 80 यानी कि 1560, 1560 प्लस 27 यानी कि 1587 और उसके आगे आप लगा दोगे 0। ये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15,870 रुपए। ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका फॉर्मूला भी अगर बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में आपको बता देता हूं, आप इसको उतार लेना, क्वेश्चन को बैक कर लेना थोड़ा सा, वीडियो को अगर किसी ने नहीं उतारा, मैंने मिटा दिया तो। जब 1/a की बात हो रही होती है, जब भी 1/a की बात हो रही होती है कि रेट जो है उसको चेंज करके 1/a में कर दिया, तो हमारे पास आना चाहिए a³ जो कि बनेगा प्रिंसिपल, उसके बाद a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a और 1। ये बनता है भाई, जब 3 साल की बात आती है तो ये आपका डायग्राम बनता है। और इस डायग्राम से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पूछूं CI कितना हुआ, तो CI कितना हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 CI हो गया। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका 1/a हो, हर कंडीशन में। उसके बाद अगर ये पूछे CI माइनस SI कितना हो गया, तो ये आपका होगा 3a प्लस 1। अगर ये पूछे दूसरे साल का कितना, तो a स्क्वायर प्लस 1। तीसरे साल का कितना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो आप सीधा ही a की वैल्यू आपको पता है, तो आप कंपेयर करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब मैंने पीछे वाला सवाल कराया था उसी में अगर आपको मैं बताऊं, जब सवाल था हमारा 25%, उसने बोला था CI माइनस SI का अंतर 260 रुपए, यही था ना, पीछे आप कॉपी में पलट के देख लो। तो CI माइनस SI का अंतर था, वो दे रखा था आपको कितना, 260 रुपए। ठीक है, और a की वैल्यू आपको पता थी 25% है, तो 25% के हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो रही थी, 4, यानी कि 12 4 गुना, यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो 4 × 12 और 1 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाती थी 260। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती थी, वही 10। तो यूनिट की वैल्यू आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा हमारा सवालों को करने का। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हमने देखे, 4 मेथड हो गए हैं। चारों मेथड मैं बोलूंगा चारों ही आपको समझने होने चाहिए। पहला जो मेथड है फॉर्मूले वाला, वो तो आपको चलो नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले वाला मेथड हमने स्कूल में कर लिया, बहुत कर लिया, लेकिन उससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद मैंने 3 मेथड आपको बताए। एक तो इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज निकाल के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन उस मेथड में आपको तभी जाना है जब आपकी जो रेट है वो सीधी फ्रैक्शन में दे रखी है, उसमें दे रखी हो, सॉरी,
इंटीजर नंबर में दे रखी हो। अगर आपकी फ्रैक्शन में दे रखी है, पॉइंट्स में दे रखी है, तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज निकालने में बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, जो कि आपको नहीं करनी है। उसके बाद ये मेथड है, इससे आप कर सकते हैं, इससे आप सभी तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ये मेथड जब 4 साल का हो जाएगा, तो मान लो यहाँ 1200 एक बार और लगेगा, फिर 1200 पे ये जो रेट है ये यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहां जो आएगा उसके ऊपर इन सब के ऊपर ब्याज लगेगा, इन सब के ऊपर ब्याज लगेगा, तो आपका जो ब्याज है वो बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो 4 साल के लिए नहीं अप्लाई करना है। मैंने एक मेथड आपका बताया था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कि 1/6 है, मान लो 6 का 7 हो गया, 6 का 7 हो गया, 6 का 7 हो गया 3 साल के लिए, या फिर अलग अलग रेट दे रखी हो, तो वो मेथड है। कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है ये तब आपको पता चलेगा जब हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मैं भी आपको कराता रहूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें एसएससी के हो, रेलवे के हो, उसके अलावा बैंकिंग के हो। अभी बैंकिंग का एग्जाम आ रहा है तो उसकी स्पेशल क्लास जल्दी लगने वाली है, मैराथन क्लास। पूरे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के सब हम कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से करना है, कौन सा मेथड कब लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट। आगे वाला जो वीडियो होगा हमारा उसमें इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।